एक एजेंट एक भयानक केस की जांच कर रहा था। तभी उसे एक ऐसी लड़की की जली हुई लाश मिलती है जो उस हादसे से 6 मिनट पहले ही मर चुकी थी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उस लड़की के फोन में उसे अपनी ही आवाज का वॉइसमेल मिलता है, जबकि वो उससे कभी मिला ही नहीं था। आखिर ये कैसे मुमकिन है? कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बड़ा सा जहाज न्यू ऑरलियंस के पानी में तैर रहा है और इस पर सैकड़ों नेवी ऑफिसर सवार हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े बातें कर रहे हैं, सब कुछ एकदम खुशनुमा माहौल है। ये लोग किसी जश्न में जा रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। जहाज जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, एक भयानक धमाका हुआ, इतना जोरदार कि पूरा जहाज हिल गया। इस ब्लास्ट में जहाज पर मौजूद करीब 543 लोग मारे गए। मर्द, औरतें, बच्चे, सब एक पल में सबकी जिंदगी खत्म हो गई। अब इस हादसे को सुलझाने के लिए एक एटीएफ एजेंट आता है जिसका नाम डग कार्लिन है। एटीएफ का मतलब होता है शराब, तंबाकू और विस्फोटक से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसी। डग जब ब्लास्ट वाली जगह पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। चारों तरफ तबाही मची हुई थी, डेड बॉडी बिखरी पड़ी थी और कुछ फोन अभी भी बज रहे थे। शायद उनके घर वालों के थे, जिन्हें अभी तक पता ही नहीं चला था कि उनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे। डग धमाके की जगह पर छानबीन शुरू करता है। तभी वहाँ FBI एजेंट पॉल आता है। पॉल उससे पूछता है कि तुम्हारा पार्टनर लैरी मिन्यूटी कहाँ है? डग बताता है कि लैरी छुट्टी पर गया है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। पॉल कहता है कि उसे ढूंढो, ये केस बहुत बड़ा है। आधे इलाके के एजेंट बुलाए जा रहे हैं। डग नीचे उतरकर ब्रिज के नीचे की जांच करता है। वहाँ उसे ब्लास्टिंग कैप का टुकड़ा और तार मिलती है। नदी के पानी और बारिश के बावजूद NFO के सबूत मिल जाते हैं। FBI वाले अभी तक ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कोई हमला है, वो इसे एक्सीडेंट बता रहे थे। लेकिन डग साफ कह देता है ये कोई हादसा नहीं है, ये एक प्लान किया हुआ हमला है। डग का काम देखकर पॉल काफी इम्प्रेस होता है। वो डग को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। उसके बाद डग ऑफिस लौटता है और वहाँ ब्रिज की CCTV फुटेज चेक करने बैठ जाता है। इसी बीच उसका साथी बताता है कि किसी लड़की ने फोन करके तुम्हारे बारे में पूछा था कि तुम कैसे दिखते हो, लंबे हो या काले हो। डग उस नंबर पर कॉल करता है लेकिन फोन नहीं उठता तो वो वॉइसमेल छोड़ देता है। मैं ATF एजेंट डग कार्लिन हूँ, मेरा नंबर है 504-555-0130। फुटेज में डग को एक आदमी दिखता है जो धमाके से कुछ मिनट पहले ब्रिज पर खड़ा था। वक्त था 10:47 यानी ब्लास्ट से ठीक पहले। डग को इस बंदे पर शक होता है लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तभी डग को फोन आता है कि एक लड़की की जली हुई डेड बॉडी पानी में मिली है। हैरानी की बात ये थी कि इस लड़की की बॉडी ब्लास्ट से पहले मिली, सुबह 10:42 पर, जबकि धमाका 10:48 पर हुआ था। डग तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की ब्लास्ट में नहीं मरी, इसे पहले ही मारा गया है। अब डग उस लड़की की डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है। डेड बॉडी देखकर लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर इसे जलाकर पानी में फेंक दिया ताकि लगे कि ये भी धमाके का शिकार है। इस लड़की का नाम क्लेयर कुचेवर था। डग क्लेयर के बारे में और जानने के लिए उसके पिता से मिलने पहुंचता है। बूढ़ा बाप अपनी बेटी की तस्वीरें डग को थमाते हुए कहता है, मुझे पता है ऐसे केस में क्या होता है, लेकिन मेरी बेटी सिर्फ एक नंबर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए भी मायने रखे। पूछताछ में पता चलता है कि क्लेयर का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम एलन था, लेकिन दोनों कुछ महीने पहले अलग हो गए और एलन मॉन्ट्रियल चला गया। एक और बात, क्लेयर अपनी ब्रोंको गाड़ी बेचना चाहती थी और अभी वो गाड़ी घर पर नहीं है। डग के लिए ये जानकारी बहुत अहम थी। उसके पिता ने ये भी बताया कि पिछली रात क्लेयर की सहेली बेथ ने उसकी किसी से मिलने की बात कही थी। डग क्लेयर के घर पहुंचता है। अंदर का मंजर देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। बाथरूम में खून से सने रुई के टुकड़े और पट्टियां पड़ी थी। सिंक में भी खून के निशान थे। फ्रिज पर यूक्रेन से एक लाइन लिखी थी, यू कैन सेव हर, यानी तुम उसे बचा सकते हो। डग को समझ नहीं आया कि ये किसने और क्यों लिखा। फिर वो क्लेयर के फोन का वॉइसमेल सुनने लगता है। पहला मैसेज उसके पिता का था, दूसरा उसकी सहेली बेथ का, लेकिन आखिरी मैसेज सुनकर डग हैरान रह गया। वो मैसेज खुद उसी का था। मतलब जिस लड़की ने उसके ऑफिस में फोन करके उसके बारे में पूछा था वो क्लेयर ही थी। सवाल ये था कि क्लेयर ने मरने से पहले उसे क्यों ढूंढा। इसके बाद डग FBI हेडक्वार्टर जाकर सारी जानकारी बताता है। वो समझाता है कि क्लेयर की बॉडी पर PATN मिला है जो घरेलू आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं और उसकी उंगलियां काटी गई थी। सबसे बड़ी बात, वो ब्लास्ट से पहले मरी थी और लहरों के उल्टा बहकर किनारे पर आई। मतलब किसी ने उसे जलाकर पानी में फेंका ताकि लगे कि वो भी ब्लास्ट का शिकार है। जिसने भी ये किया उसने क्लेयर की गाड़ी चुराई, उसमें बम लगाया और जहाज पर ले गया। डग साफ कहता है, इस औरत का केस सुलझाओगे तो पूरा केस सुलझ जाएगा। जब डग वहाँ से निकल रहा था तभी उसे पार्किंग में अपने पार्टनर लैरी की गाड़ी दिखी। उसे लगा लैरी यहीं कहीं होगा, लेकिन जब उसने पूछा तो पता चला कि ये गाड़ियाँ उन लोगों की हैं जो उस जहाज पर सवार थे, यानी लैरी भी इस धमाके में मारा गया। ये सुनकर डग का दिल टूट गया। लैरी उसका पार्टनर
पार्टनर था। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की नसों पर चढ़ जाते थे, लेकिन फिर भी साथ थे। कुछ देर बाद एजेंट पॉल डग को एक ऐसी जगह ले जाता है जो पूरी तरह गुप्त थी। वहाँ एक बहुत बड़ा सेटअप लगा था, स्क्रीन, मशीनें और एक टीम जो किसी चीज पर काम कर रही थी। पॉल बताता है कि उनके पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे वो कहीं भी देख सकते हैं। इसका कनेक्शन 7 सैटेलाइट से आता है और इस प्रोग्राम का नाम स्नो वाइट है। डग को यकीन नहीं हो रहा था। वो पूछता है कि ये पुरानी वीडियो क्यों देख रहे हो, सीधा धमाके वाले दिन की वीडियो चलाओ। तब उसे बताया जाता है कि यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सिर्फ आज से ठीक 4 दिन 6 घंटे पहले का ही दिखा सकता है। ना पीछे जा सकते हैं ना आगे, और एक बार जो दिख गया वो दोबारा नहीं दिखेगा। मतलब सिर्फ एक मौका मिलेगा। डग फैसला करता है क्लेयर के घर को देखो, क्योंकि जिसने क्लेयर को मारा वही बॉम्बर है। ये लोग स्नो वाइट प्रोग्राम से क्लेयर की जिंदगी देखने लगते हैं। इस टेक्नोलॉजी का कमाल ये था कि ये दीवारों के आर पार भी देख सकती थी। डग क्लेयर को जिंदा देखकर अजीब से एहसास में डूब गया। ये वही लड़की थी जिसकी जली हुई लाश उसने कुछ घंटे पहले देखी थी। जब ये लोग क्लेयर पर नजर रख रहे थे तभी डग के साथी ऑफिसर का फोन आता है, जो इस वक्त क्लेयर के घर की छानबीन कर रहा था। डग उससे कहता है कि बाथरूम में जाकर देखो क्या वहाँ कोई ब्रश कर रहा है। दरअसल डग को इस पूरी टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो टेस्ट कर रहा था। ऑफिसर बताता है कि यहाँ सिर्फ हमारे लोग हैं, कोई और नहीं। फिर वो ऑफिसर बोलता है, तुम छानबीन करना कब भूल गए? पूरे घर में तुम्हारे फिंगरप्रिंट भरे पड़े हैं। डग सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने तो वहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगाया था। कुछ देर बाद ये लोग देखते हैं कि क्लेयर किसी से फोन पर गाड़ी बेचने की बात कर रही है। सामने वाला बंदा कह रहा था कि मैं गाड़ी जल्दी लेना चाहता हूँ। डग तुरंत समझ गया ये वही बॉम्बर है। इसे गाड़ी इसीलिए चाहिए ताकि उसमें बम रखकर जहाज पर ले जा सके और बाद में कोई सुराग न मिले। अगले दिन जब ये क्लेयर को देख रहे थे तब डग ने एक लेजर लाइट स्क्रीन की तरफ करी और क्लेयर ने उस लाइट को नोटिस किया। ये कैसे मुमकिन था? अगर सिर्फ रिकॉर्डिंग होती तो क्लेयर कैसे रिएक्ट करती? तभी पूरा सिस्टम बंद हो गया। डग अब भड़क गया। उसने पॉल से कहा कि सच बताओ, ये कोई सैटेलाइट सिस्टम नहीं है। अगर सच नहीं बताओगे तो मैं इस टीम से अलग हो जाऊंगा। पॉल के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने सच उगल दिया, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, वो असल में लाइव देख रहे हैं। इन लोगों ने स्पेस को फोल्ड करके एक टाइम विंडो बनाई है, एक वर्म होल, जिसके इस तरफ वो हैं और उस तरफ 4 दिन पहले का असली समय। डग ने सीधा पूछा, तो क्या वो जिंदा है? जवाब मिला, हाँ वो जिंदा है। डग ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे पास्ट में भेज दो, मैं वहाँ जाकर ब्लास्ट रोक दूंगा। वो लोग बताते हैं कि इन्होंने पहले भी किसी को भेजा था, लेकिन वो पहुंचते ही मर गया। जब कोई इस विंडो से गुजरता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स दिल की धड़कन और दिमाग की हर गतिविधि बंद कर देता है। इंसान का जिंदा पहुंचना नामुमकिन है। डग ने कहा, ठीक है, अगर इंसान नहीं भेज सकते तो कुछ और भेजो। फोन? नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होने से स्क्रैम्बल हो जाएगा। मैसेज? नहीं, तो एक कागज, एक नोट? डग ने जोर दिया, बस एक चिट्ठी भेज दो जिसमें बॉम्बर की सारी जानकारी हो, सीधे मेरे 4 दिन पहले वाले ऑफिस में। तब सबने मिलकर एक लेटर लिखा और उसे टाइम विंडो से पास्ट में भेज दिया। लेकिन जब तक वो लेटर पहुंचा डग वहां से जा चुका था और वो लेटर उसके पार्टनर लैरी को मिल गया। लैरी ने अकेले ही उस बॉम्बर को पकड़ने की कोशिश की। बॉम्बर, जिसका नाम कैरोल ऑनरस्टेड था, उसने लैरी को गोली मार दी और उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले जाने लगा। डग गॉगल रिग पहनकर कैरोल का पीछा करता है ताकि वो रेंज में रहे। एक खतरनाक चेज के बाद डग उसके अड्डे तक पहुंचता है और देखता है कि कैरोल ने लैरी पर डीजल डालकर उसे जिंदा जला दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने क्लेयर के साथ किया। अब जो होना था वो हो चुका था, लैरी मारा गया। लेकिन एक फायदा जरूर हुआ, अब इन लोगों को पता चल गया कि बॉम्बर कौन है और कहाँ रहता है। कैरोल ऑनरस्टेड, ट्रक रजिस्ट्रेशन, एयरबोट रजिस्ट्रेशन सब मैच कर गया। पुलिस ने छापा मारकर कैरोल को गिरफ्तार कर लिया। डग खुद उससे पूछताछ करता है। कैरोल बताता है कि उसने मरीन में भर्ती होने की कोशिश की, रिजेक्ट हो गया। आर्मी में गया, वहाँ से भी निकाल दिया गया। हर जगह से उसे यही कहकर निकाला कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कैरोल कहता है कि उन लोगों को देशभक्त नहीं चाहिए, उन्हें मेरी कीमत समझ नहीं आई। डग पूछता है कि क्लेयर का इसमें क्या कसूर था। कैरोल बेशर्मी से बोलता है, मुझे बस एक गाड़ी चाहिए थी जिसका सुराग मुझ तक न पहुंचे। मैंने गाड़ी खरीदने के बहाने उसके घर गया, पीछे से हमला किया, मुंह पर टेप लगाया, हाथ पैर बांधे और अपने अड्डे ले गया। फिर उसकी गाड़ी में बम लगाया और उसे पेट्रोल में भिगोकर जला दिया। डग का खून खौल रहा था लेकिन उसने खुद को संभाला। FBI के बॉस कहते हैं कि काम खत्म हुआ, बॉम्बर पकड़ा गया, कन्फेशन मिल गया। लेकिन डग कहता है, काम अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे एक मौका दो, मैं पास्ट में जाकर इस धमाके को होने से ही रोक दूंगा। बॉस साफ मना कर देता है, ये मुमकिन नहीं है, हम पास्ट नहीं बदल सकते और एक एजेंट पहले ही मर चुका है। लेकिन डग हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है, पूरी जिंदगी मैं लोगों को कुछ बुरा करने के बाद पकड़ता रहा हूँ, एक बार मुझे मौका दो कि मैं कुछ बुरा होने से पहले रोक सकूं। डग उस लैब के साइंटिस्ट एलेक्स डेनी को फोन करता है। एलेक्स कहता है, मुझे पता था तुम्हारा फोन आएगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने ये किया तो सबसे ज्यादा मुमकिन नतीजा ये है कि 4 दिन पहले किसी हॉस्पिटल में तुम्हारी लाश पहुंचेगी। डग कहता है, तुम लाख बार गलत हो सकते हो, बस एक बार सही होना काफी है। एलेक्स उसे एक शर्त पर मान जाता है कि वो उसे सीधे हॉस्पिटल में भेजे ताकि डॉक्टर उसे बचा सकें। सब चले जाने के बाद एलेक्स टाइम मशीन तैयार करता है। डग से कहता है कि तुम्हें सब कुछ उतारना
होगा, शरीर का वजन कम से कम रखना होगा। डग मशीन में खड़ा होता है। एलेक्स पूछता है, तैयार हो? डग कहता है, नहीं। एलेक्स बोलता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। डग मुस्कुराता है, क्या पता मैं ये पहले ही कर चुका हूँ। फिर एलेक्स कहता है, याद रखना जहाज 10:50 पर उड़ेगा। डग कहता है, कल मिलते हैं। एलेक्स जवाब देता है, खुदा ने चाहा तो। और फिर मशीन चालू हो जाती है। एक जोरदार ऊर्जा का विस्फोट होता है और डग गायब हो जाता है। 4 दिन पहले एक हॉस्पिटल में अचानक एक आदमी कहीं से प्रकट होता है। डॉक्टर चौंक जाते हैं, ये कहां से आया? इसकी धड़कन बंद है। वो तुरंत डिफिब्रिलेटर लगाते हैं और किसी तरह डग की जान बच जाती है। होश में आने के बाद डग सबसे पहले कैरोल के अड्डे की तरफ भागता है, क्योंकि आज वही दिन है जब कैरोल ब्लास्ट करने वाला है और अभी भी वक्त है। कैरोल के अड्डे पर पहुंचकर डग देखता है कि क्लेयर वहां बंधी पड़ी है। कैरोल ने उसे किडनैप करके यहाँ रखा था और अब वो उसे जलाकर मारने की तैयारी कर रहा था। डग हमला करता है और क्लेयर को छुड़ा लेता है, लेकिन कैरोल भागने में कामयाब हो जाता है। क्लेयर डरी हुई थी, उसके सिर पर हुड था। उसने कैरोल का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद डग ही वो आदमी है जिसने उसे पकड़ा था। डग उसे समझाता है, मैं फेडरल एजेंट हूँ, वो आदमी भाग गया, तुम सेफ हो। लेकिन क्लेयर को भरोसा नहीं हो रहा था। डग को गोली लगी थी और क्लेयर भी जख्मी थी। डग उसे उसी के घर ले आता है। वहाँ फ्रिज पर वो लिखता है, यू कैन सेव हर। फिर अपने जख्मों पर पट्टी बांधने लगता है। तभी क्लेयर गन लेकर आती है और कहती है, रुको, मैं पुलिस बुला रही हूँ। डग कहता है, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरा नाम डग कार्लिन है। यकीन ना हो तो मेरे ऑफिस में फोन करके पूछ लो। क्लेयर फोन करती है और उसके हुलिये के बारे में पूछती है। क्लेयर ने ऑफिस में यही फोन किया था जो कहानी की शुरुआत में डग के साथी ने बताया था। सारी चीजें गोल गोल घूमकर एक जगह आ रही थी। क्लेयर पूछती है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? डग कहता है, अगर सच बताऊंगा तो यकीन नहीं करोगी। लेकिन क्लेयर जिद करती है तो डग सब कुछ बता देता है, टाइम ट्रैवल, टाइम विंडो, सब कुछ। तभी क्लेयर की फ्रेंड बेथ का फोन आता है और डग पहले ही बता देता है कि वह क्या कहने वाली है। तब जाकर क्लेयर को थोड़ा यकीन होता है, लेकिन तभी डग को एक भयानक सच समझ आता है। घर में जो खून बिखरा था वो उसी का है, फ्रिज पर जो लिखा था वो उसी ने लिखा, और जो फिंगरप्रिंट मिले वो उसी के थे। मतलब उसने पास्ट बदलने की कोशिश में वो सब कुछ खुद ही किया जो पहले से हो चुका था। और उसी के लेटर की वजह से लैरी ने अकेले बॉम्बर को पकड़ने की कोशिश की और मारा गया। लेकिन डग हार मानने वाला नहीं था। अब उसे पता था कि कैरोल कौन है, कहाँ है और किस गाड़ी में बम लाएगा। वो क्लेयर को लेकर सीधा उस जहाज पर पहुंचता है जहां ब्लास्ट होने वाला था। मकसद साफ था, कैरोल को पकड़ो और बम डिफ्यूज करो इससे पहले कि वो सबको मार डाले। ये दोनों उस गाड़ी को जहाज से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें बम था, लेकिन तभी कैरोल वहां आ धमकता है और हमला कर देता है। काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में डग कैरोल को मार गिराता है। लेकिन अब बम ब्लास्ट होने में बस कुछ सेकंड बचे थे। डग गाड़ी को सीधा पानी में ले जाता है। क्लेयर किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल जाती है, लेकिन डग अंदर फंस जाता है और तभी बम फट जाता है। डग मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले उसने सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान बचा ली। क्लेयर को डग की मौत का बहुत दुख होता है, लेकिन तभी वहाँ एक और डग आता है। ये प्रेजेंट टाइम का डग है जिसे टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं पता। वो पूछताछ करने आया है। क्लेयर उसे जिंदा देखकर रो पड़ती है, लेकिन ये डग उसे पहचानता नहीं। वो पूछता है, यहाँ क्या हुआ? क्लेयर मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। डग कहता है, बताकर तो देखो, मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।